हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम ये 2020 के एग्ज़ाम हैं। पिछले कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज हम अपने एग्ज़ाम एनालिसिस में देखेंगे। हम सभी एग्ज़ाम के पैटर्न से वाकिफ़ हैं। हम सभी जान रहे हैं कि 100 क्वेश्चन कुल पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 30 आपका मैथमेटिक्स का है, 30 आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है और 40 क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट में जनरल अवेयरनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। हम मुख्य रूप से देखेंगे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, इन सब से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक के जो शिफ्ट हैं। तो आज हम दिनांक 28/12/2020 का पेपर लेंगे, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट देखेंगे। उसमें मुख्य रूप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसका कितना कंटेंट रहा है। मैं अपने आने वाले सीरीज़ में और भी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस आप लोगों को दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में, आज के एनालिसिस में। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मेनली सारे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम देखेंगे कि कितने इजी वे में ऊपर के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम उस टॉपिक को ज़रा भी जान रहे हैं तो क्वेश्चन हम आराम से दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्ट का हम देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं। तो जो ऑप्शन में हमारा था उसमें पराग्वे, बोलीविया है। तो हम देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री, अगर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़रा भी ध्यान से पढ़ा है, मैप के माध्यम से पढ़ा है, तो हम उसमें तुरंत जो है कोरिलेट कर लेंगे, हमारा माइंड चला जाएगा और हम ऑप्शन से टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंक्स का विलय हुआ है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है। हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा हमारे क्षेत्र में कार्य होता है तो वह न्यूज़पेपर में छाया हुआ रहता है, तो इसको हम अपने करंट अफेयर्स में ज़रूरी पढ़ लेते हैं। बैंक्स के बारे में या कोई संधि हुई है या कोई लॉन्च हुआ है, रॉकेट लॉन्च हुआ है, कुछ भी इस तरह से, तो काफ़ी हाईलाइटेड होता है। तो देना बैंक और विजया बैंक, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन इसको पूछा गया है। ये अभी जीके में आ जाता है, जनरल नॉलेज में, क्योंकि करंट अफेयर्स ये पहले का डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसमें हम देख लेते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो यह केरल राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हमने मंदिरों का चैप्टर देखा है तो मिसलेनियस में मंदिरों के सेक्शन में कला एवं संस्कृति, मंदिर जो सिचुएशन है उसमें मिसलेनियस के टॉपिक में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। ये काफ़ी फेमस विद्युत परियोजना है जो कि तमिलनाडु में है, चर्चा में रही थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाभिकीय विद्युत परियोजना से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर हम उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, विद्युत परियोजना, ये हमारा मिसलेनियस में टॉपिक है ही। विद्युत परियोजना जो है, नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न कंपनियाँ हैं। तो मिसलेनियस के बहुत सारे टॉपिक हैं। हमने जब एग्ज़ाम का सिलेबस देखा था तो उसमें मिसलेनियस में ये सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड रहते हैं और हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी उन्हीं में से हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो एक एक करके मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगी और उसमें ये भी बताऊंगी कि देखिए ये किस तरह से पूछे गए हैं। आगे हम देख लेते हैं उबंटू क्या है। तो उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। उबंटू काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। ऐतिहासिक जगहों के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो हम ऐसे ही जानते हैं, हवा महल कहाँ है, चार मीनार कहाँ है। तो वैसे ही बुलंद दरवाज़ा कहाँ है ये हम जानते हैं। तो दिल्ली में कौन सा नहीं है, तो बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे आप एलिमिनेट करेंगे तो टॉपिक जो है वो कला संस्कृति से ही आ जाता है। इसमें कौन से ऐतिहासिक इमारत कहाँ स्थित हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे बहुत ही हाईलाइटेड जो है ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बुलंद दरवाज़ा काफ़ी फेमस है, हम लोग में से कई तो घूम के भी आ चुके होंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के थीम। हम जान रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार डेट पूछ लेता है, इस बार थीम पूछ लिया है और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग करंट अफेयर्स का जब भी बनाते हैं नोट्स तो वहाँ हम जो भी दिवस मनाया जा रहा है या जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका थीम हम नोट डाउन करते ही हैं। तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध अगेन बहुत फेमस युद्ध है, गिने चुने ही युद्ध हैं इतिहास में और विद्रोह हैं जो कि हम पढ़ते हैं। तो इस बार पानीपत का युद्ध पूछ लिया, हो सकता है अगली बार पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ ले। तो अभी पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था, तो यह अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU है, ये एकदम फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। खेलो इंडिया युवा गेम्स, हम जान रहे हैं कि इस तरह के गेम्स नेशनल गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं या जो भी आयोजित किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और इनका बस जगह पूछा गया है कि ये कहाँ है, तो गुवाहाटी असम में है। हम जब भी न्यूज़पेपर से कंटिन्यू रेगुलर स्टडी में रहते हैं, हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड होती है और करंट अफेयर्स से अगर ज़रा सा भी दिलचस्पी आप पढ़ते हैं तो इसका जवाब आप फटाफट दे सकते हैं। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हम सभी जानते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो है अभी स्कीम चला हुआ है, ये एक आंदोलन की तरह पूरा फैला हुआ है और इस पे जो है काम हो रहा है हमारे देश में। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कीम है और इस पे जो है सवाल पूछा गया है किस योजना से संबंधित है। URL की फुल फॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फंडामेंटल है अगेन कंप्यूटर का। फंडामेंटल के पहले चैप्टर में ही ये दे दिया जाता है कंप्यूटर, आपने अगर थोड़ा सा भी सीखा है या पढ़ा है तो। कौन से राज्य 7 सिस्टर्स में नहीं है। ज्योग्राफी की अगर ज़रा भी जानकारी है, इंडिया मैप हमने पढ़ा हुआ है, इंडिया का मैप हमने देखा हुआ है, तो हम 7 सिस्टर आराम से बता देंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स आते हैं उनमें से 7 सिस्टर कौन नहीं है, वो हम आराम से टिक आउट कर सकते हैं। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है। तो हम जान रहे हैं कि कला एवं संस्कृति हमें हमारे सिलेबस में है और इस बार पट्टचित्र कला पूछ लिया गया। अगली बार हो सकता है मधुबनी पेंटिंग पूछ ले, तो पेंटिंग हम पढ़ते ही हैं, ये उड़ीसा का फेमस चित्रकला शैली है। तो पट्टचित्र चित्रकला शैली। वंदे मातरम एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है। यह अगेन करंट अफेयर्स है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की श्रेणी में जब भी हम पढ़ते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो नो डाउट कि ये वन ऑफ द हाईलाइटेड टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हमें पुरस्कार में अगर पूछा जा रहा है तो ये सारे पुरस्कार एकदम हाईलाइटेड हैं। तो आपसे जितने भी ग्रेड के क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, लेवल 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो ओवरऑल थोड़े थोड़े टफ होते हैं, लेकिन जीए जो है वो ओवरऑल एक ही हो जाता है। कहीं ये पूछा गया तो कहीं ग्रैमी अवार्ड्स पूछ लिया जाएगा या कहीं पुलित्जर पुरस्कार पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं, या कभी साहित्य अकेडमी पुरस्कार पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इन मेन इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं हमारे, जो कि हम पुरस्कार वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। तो निर्वात में। फिजिक्स का एकदम जनरल फंडामेंटल है, जब हम पढ़ते हैं टॉपिक साउंड पढ़ते हैं तो उसमें एक पहला लाइन ही हो जाता है, निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। मीडियम के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राज तरंगिनी। तो कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिनी जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। हिस्ट्री अगर हमने पढ़ा है या फिर मिसलेनियस में भी हमने पढ़ा है तो राज तरंगिनी जो है वो बहुत ही फेमस बुक है, कल्हन द्वारा रचित है। तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं।
पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा। अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। द्रव्यमान और भार, यहाँ पे भार की जगह द्रव्यमान करके कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि द्रव्यमान सेम रहता है, भार 1/6 गुना रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा गलत करते हैं, अब वो 1/6 कर देंगे इसका या 6 गुना कर देंगे इसका, तो इस तरह से आंसर गलत हो जाता है। लेकिन ये है क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड। इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो यह हम जान रहे हैं शिमला में है। अगेन अनुसंधान संस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार चावल का पूछ लेता है, और इस तरह के अनुसंधान संस्थान जो भी भारत में स्थित हैं वो किस किस राज्य में स्थित हैं वो पूछ लेता है क्वेश्चन। तो अगेन मिसलेनियस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल है। फिजिक्स का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है। विषाणु वायरस जनित रोग चेचक, अगेन ऑप्शन में है। जब हम डिजीज पढ़ेंगे बायो में तो वहाँ पे हम देखेंगे ये सब जो जितना भी आपका डिजीज है ये बहुत कॉमन है, 12-15 तरह के डिजीज हैं, वही बार बार घूम फिर करके क्वेश्चन में आते हैं और बार बार एग्जाम में वही कुछ विषाणु से या वायरस से अलग अलग डिजीज जो हैं वही 12-15 तरह के जो हैं वो पूछे जाते हैं। कौन सी महारत्न कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो ऑप्शन में था, तो आप ऑप्शन के थ्रू ही मारेंगे। वैसे जितनी महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न है या नवरत्न कंपनियां हैं वो हम पढ़ते ही हैं। मिसलेनियस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। ये इंडिया की बहुत ही फेमस कंपनी है और लिस्टेड है महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न में। तो इस तरह से जो हम देखते हैं हाईलाइटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड तो काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा वो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक ही इसमें पूछा जा रहा है, जो हम पैटर्न देख रहे हैं अभी तक क्वेश्चन का। आगे के एग्जाम में हो सकता है थोड़ा टफ करे, लेकिन अभी तक जो पूछा गया है वो तो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट ने अगर नॉर्मल भी प्रिपरेशन की है, सिर्फ सिलेबस और टॉपिक को फॉलो किया है और उस टॉपिक को सिर्फ टच भी किया है, तो वो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने टॉपिक टच ही नहीं किया है, जैसे मिसलेनियस का टॉपिक ही छोड़ दिया जीके में, जीएस में, तो वो मिसलेनियस से कोई भी ईजी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वो टच नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी उस चैप्टर के बारे में पढ़ा है तो जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है वो आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है। दांडी यात्रा बहुत फेमस है, यह नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में है। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई थी, या दांडी यात्रा के बारे में कुछ भी कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है इम्पॉर्टेंट। तो एक टॉपिक है और उस पर 5, 7, 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक अगर आप टच कर रहे हैं तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, वो आप आंसर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। आप दांडी आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो वो आप ये भी जवाब दे देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल के बारे में, गोबी मरुस्थल के बारे में, अट्टाका जो भी है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में। और गोबी मरुस्थल जो है अपने पीले कलर के रेत के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अगर हमने टॉपिक पढ़ा है तो हम सीरीज में पढ़ते हैं और वहाँ पे कुछ हाईलाइटेड नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रथम राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, इस तरह के जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं। तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक अगेन हम जानते हैं कि इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं और संयुक्त संगठन है। बिम्स्टेक है, सार्क है, एशियान है, तो इन सब में से किसी न किसी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस बार जो है बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और जब हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह के संगठन के बारे में पढ़ते हैं, तो सदस्य देशों को भी पढ़ते ही हैं। तो हमने अगर बिम्स्टेक देखा है या इस तरह के संगठन देखे हैं,
पढ़े हैं तो बिम्स्टेक का जो है हमको सदस्य भी याद रहेगा, ज़्यादा टफ है नहीं। जनरली इन सब का जो नाम होता है वह उनके सदस्य देशों के नाम से ही जुड़ा हुआ रहता है। आप चाहें तो सार्क, बिम्स्टेक, आसियान ये सारे देख सकते हैं। जोजिला दर्रा अगेन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दर्रा जो कि जोजिला है, नाथुला है, जैलपला है, दर्रा अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो दर्रों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जोजिला दर्रा भी उसमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि दर्रा का भी जो टॉपिक है उससे भी बहुत ही हाईलाइटेड दर्रा ही पूछा गया, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशन के हैं, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब बने थे, किस सम्मेलन के द्वारा बने थे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं 1945 में किन किन संगठनों का गठन किया गया था। तो इसके बाद हम देखते हैं MOM मार्स ऑर्बिट मिशन, इसका कब लॉन्च हुआ था, या 5 नवंबर 2013 को। तो यह MOM जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, हम सभी जानते हैं, अखबारों में था जब ये लॉन्च हुआ था। तो करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, लेकिन अब ये मिसलेनियस का टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संसद में पर्यावरण रक्षा अधिवेशन कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर में UNEDP वगैरह जब भी हम पढ़ेंगे और पर्यावरण का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये अधिनियम हम वहाँ ज़रूर पढ़ते हैं। 1986 में 9 जनवरी 1986 को यह पारित हुआ था। कुछ प्रमुख अधिनियम है जिसके बारे में कि हाईलाइटेड है, हम पढ़ते ही हैं। उनमें से पर्यावरण संरक्षा अधिनियम भी है जो कि 9 जनवरी 1986 को पारित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो अगेन धर्म का चैप्टर जो है जब भी हम पढ़ते हैं, खालसा पंथ है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन सब की स्थापना कब हुई और किसने की। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद सहजीवी पौधा, तो बायो का यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। जब भी हम बायो के टॉपिक्स को कवर करेंगे, बायो को कवर करेंगे, तो ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कोई बहुत ज़्यादा सेकंड थर्ड लेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर स्टूडेंट ने, किसी भी स्टूडेंट ने एक ओवरऑल भी पूरे सिलेबस को देखा है और पढ़ा है, उसे 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं, तो वह इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में एलिमिनेशन मेथड से भी दे सकता है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, बच जाता है 2। तो आपको थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। और 90% क्वेश्चन में ये मेथड काम आता है अगर आपने पूरे सिलेबस को एक भी बार गो थ्रू किया है तो। इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो यह 552 है। अगेन सिविक्स का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद सेरीकल्चर के बारे में पूछा गया है। जब हम कल्चर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, इस तरह के बहुत सारे कल्चर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ सेरीकल्चर पूछ लिया गया है, हम इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे लंबी मुख्य भूमि की तटरेखा, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। जब हम तटरेखा के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत से स्टार्ट करते हैं, तो हम जानते हैं गुजरात की तटरेखा जो है क्रीक्स के कारण सबसे लंबी है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हाईलाइटेड है, SSC में भी पूछा गया है, रेलवे में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन अपने पुराने पैटर्न के अनुसार ही पूछे गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं से एक आध पॉइंट आगे पीछे करके पूछ लिया गया है या उसको थोड़ा सा टर्न करके पूछ लिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जा करके या लीक से हट करके एकदम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा की। इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी सुरक्षा परिषद की चर्चा है 1945 में। तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं, हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ते हैं तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो भी जितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी न किसी
एनटीपीसी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट पे, उसके भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गोल गुम्बज बीजापुर, अगेन बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है और हम जानते हैं गोल गुम्बद के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के लिए संशोधन कौन सा था। तो 42वां संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हम जब भी संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ 42वां संविधान संशोधन सबसे हाईलाइटेड रहता है। इसके बाद हम देखेंगे उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति। तो जब भी हम क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, मिसलेनियस का ये टॉपिक है, वहाँ पे हम हरी क्रांति, नीली क्रांति, धूसर क्रांति इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उर्वरक उत्पादन की क्रांति को जो है धूसर क्रांति कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन सा है। तो हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया हाईलाइटेड रहता है कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला, हमेशा नोट डाउन किया हुआ रहता है वहाँ पे किसी भी न्यूज़ में कि सबसे अधिक बार जो है ऑस्ट्रेलिया में खेल आयोजित हुए हैं राष्ट्रमंडल के, या इस बार कहाँ होंगे, या पिछले बार कहाँ हुए थे, या अगली बार कहाँ होंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की 1867-68 में, धन पलायन का सिद्धांत दे करके कि धन कैसे बाहर जाता है और आता है, धन पलायन का सिद्धांत उन्होंने दिया दादा भाई नौरोजी ने। इकोनॉमिक्स का अगेन बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब हम जीडीपी जीएनपी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये वाला भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेब में होने वाले रोग। तो जब भी हम बायो में डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे फल और इंसान दोनों में होने वाले रोग और किससे होते हैं, किस कारण से होते हैं, बॉटनी का टॉपिक है बायो में। इस तरह से हम देखेंगे कि ये भी काफ़ी हाईलाइटेड है। हाँ, इस बार सेब पूछा है, लेकिन रोग में जो है या तो प्लांट से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा, या नहीं तो इंसान से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा, या जानवरों से रिलेटेड भी पूछा जाता है, या फूट एंड माउथ जैसा रोग हो गया, खुर पाँव जिसको कहते हैं। तो जानवरों में होने वाला रोग, इंसान में होने वाला रोग, या फिर फलों में पौधों में होने वाला रोग जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। इसके बाद हम देख लेंगे मोपला विद्रोह। मैंने अभी हमारे फर्स्ट शिफ्ट में भी चर्चा किया, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोपला विद्रोह के बारे में पूछ लिया गया, कभी सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से युद्ध और विद्रोह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ गिने चुने ही हैं, यानी ये हमारे टॉपिक में ही है, टॉपिक से बाहर बिल्कुल नहीं है। और जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे विद्रोह बहुत ही ज़्यादा फेमस विद्रोह भारत के लिए गिने जाते हैं। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्हीं सारे कुछ गिने चुने 20-25 विद्रोह और युद्ध हैं जो कि क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। हर बार उन्हीं में से किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे देख लेंगे NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कंप्यूटर का फंडामेंटल है ये, और हम URL अभी देखा हमने पिछले शिफ्ट में, अभी हम NIU देख लेंगे, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक में नोबल से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। नोबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज होता है और पूछ ही लेता है इससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन। तो अभी इकोनॉमिक में नोबल 2020 किसको मिला है, तो वो पाल आर मिलग्रोव तथा रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जनरल डायर तो थे आपके जो हैं ब्रिगेडियर, लेकिन आपका पूछ लिया वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये अपने आप में एक चैप्टर है, टॉपिक है इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ज़रूरत है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। 90% स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा उन्होंने ठीक से देखा नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहेंगे। तो ये ज्योग्राफी के सबसे पहले चैप्टर में ही, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, तो फोटोस्फीयर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है। जब हम सौरमंडल में पढ़ते हैं तो यह फोटोस्फीयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड है।
इसके बाद हम देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। अगेन देखिए आप, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपका सापेक्षता का सिद्धांत। कभी आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछ लेगा या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पूछ लेगा। तो इस तरह के जो है काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपने फिज़िक्स जरा सा भी ओवरऑल ऊपर से भी पढ़ा है, 12-15 चैप्टर हैं उसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट है, ध्वनि है। तो इस तरह से आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है या फिर सापेक्षता का सिद्धांत है रिलेटिविटी का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला। अब ये प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, इस तरह से ये कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन है जो कभी किसी स्टूडेंट को पता होगा और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को इस तरह का क्वेश्चन ना पता हो। तो ये कुछ हम एलिमिनेशन में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जवाब मत दीजिए, जितना पता है उतना ही जवाब दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। स्वराज पार्टी की चर्चा जब भी हम करते हैं या संविधान सभा के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो उसके पहले दूसरे पॉइंट में ही हम ये चर्चा देख लेते हैं कि सर्वप्रथम ये कहाँ से आया ये विचार। इसके बाद हम देखते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। कुछ गिने चुने ही तो जल विद्युत परियोजना है भारत में, उन्हीं के बारे में घुमा फिरा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10-15 हैं ही, कुछ चालू है, कुछ नहीं चालू है, कुछ विवादित हैं। तो इस तरह से जो है हम ये भी देख सकते हैं कि 10-15 ही हैं। अगेन हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस चर्चा में आया हुआ जो है प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो हम जब भी योजना के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में 3-4 चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे कि उसका किस मंत्रालय के अधीन है, वो उस योजना का क्या क्या स्कीम है, मेन फैक्ट क्या है और कब चलाया गया था, कब लॉन्च किया गया था, कब लागू किया गया था। ये 4-5 फैक्ट होते हैं। हर साल ज़्यादा योजना होती नहीं है, 40-50 योजना होती है जिसको कि हमको हाईलाइटेड करके 5 ही 6 फैक्ट्स पढ़ने होते हैं उसके बारे में। पूरे साल भर अगर हम अपडेटेड रहें, उसके बाद बजट में भी बहुत सारे आते हैं चीज़ें, तो वहाँ से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस मंत्रालय को बजट में कितना फंड मिला, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। अगेन हम देख लेते हैं 39वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तरी अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जब देखेंगे तो वो बहुत ही एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है ये, जब हम डिवीज़न, रेखा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंडिया के बारे में हम रेडक्लिफ पढ़ते हैं, मैकमोहन पढ़ते हैं, जीरो लाइन पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है आपका 39वीं 38वीं उत्तरी अमेरिका तक कनाडा के बीच में 39वीं समानांतर रेखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है। अब आगे हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पलासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो पलासी का युद्ध जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं क्योंकि पलासी के युद्ध के बारे में तो पूरी कहानी पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। तो ये तो सिर्फ पूछा गया है कि सिर्फ किनके बीच में हुआ था, बाकी इसकी पूरी की पूरी कहानी भी है, कैसे कैसे यह घटना घटित हुई, किसने धोखा दिया बंगाल के नवाब, और भी बहुत सारी इसकी जो भी कहानी है पलासी के युद्ध के बारे में जनरली सभी स्टूडेंट पढ़ते ही हैं इसके बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं बार्क का हेडक्वार्टर। अब देखिए यहाँ पे बार्क का हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल हो। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ते ही हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं पाए का क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ बड़ी आंत होगा, अगर वहाँ कुछ और हो जाएगा तो वो हम टिक लगा देंगे। इसके बाद अदिश राशि के बारे में पूछा गया, फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर है अदिश राशि से अदिश राशि, उसके बारे में कुछ हाईलाइटेड है। कई बार डायमेंशन पूछ लिया जाता है, इस बार अदिश राशि पूछ लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में आ जाता है ये चैप्टर, मिसलेनियस का पार्ट है। अगेन फिल्म फेयर अवार्ड पूछ लिया गया
हो सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ लिए जाते, तो अभी फिल्म फेयर अवार्ड पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं यूएनडीपी का हेडक्वार्टर 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। न्यूयॉर्क सिटी में है इसका हेडक्वार्टर। येन मुद्रा के बारे में भी हम लोग सबसे पहले ही पढ़ते हैं मिसलेनियस में। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। इसके बाद साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? रविंद्र भवन दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? सबका हेडक्वार्टर पूछा गया है। इसके बाद संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड ग्रैमी अवार्ड। जब भी हम कला साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें पुरस्कार जरूर पढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड के बारे में भी हम पढ़ते हैं उसमें। तो यहाँ संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से पूछा गया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अभी ऊपर लॉ मैंने बताया आपको। तो इस तरह से ये सब हाईलाइटेड लॉज हैं जो कि फिजिक्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इनको भी अगर हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार फिजिक्स में, हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 3-4 दिन भी फिजिक्स पढ़ा है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो ऐसे ही इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं उन्हें भी ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयल्स लॉ जो है वो उसका स्टेटमेंट क्या होता है और बस उसका इक्वेशन क्या है, नहीं है, बस इतना हल्का। चार्ल्स लॉ भी वैसा ही है। तो स्टेटमेंट से ही आप क्लियर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिसका कि जवाब सिर्फ साइंस के स्टूडेंट या जो बहुत डीप स्टडी किए हुए हैं वो ही दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से भी। तो आर्ट्स के स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस है तो फिजिक्स से पूछा है, मेरा तो साइंस वीक है ना, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ। तो ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइंस के भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बहुत ही हाईलाइटेड साइंस के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। अगेन जो है आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ? तारापुर में, महाराष्ट्र में, सभी जानते हैं 1969 में हुआ है हमारा। इसके बाद टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लीनियस। आप जब भी पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, बायो का चैप्टर ही वाला पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है कैरोलस लीनियस, काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है। विधान परिषद किस राज्य में है? तो विधान परिषद भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में है। सिविक्स में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही विधानसभा विधान परिषद के बारे में, जब भी ऊपरी सदन निचली सदन के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आ ही जाता है और सभी जानते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन सा है डिटेल में जा करके। इसके बाद लाइकेन संकेतक है वायु प्रदूषण का, ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संतूर वादक के बारे में हर बार किसी न किसी नृत्य के, या तो किसी नृत्यांगना के बारे में पूछ लेगा या किसी सिंगर के बारे में। अभी संतूर वादक हो सकता है तबला वादक के बारे में पूछ ले। तो जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, या फ्लूट बांसुरी वादक के बारे में जो फेमस हैं वो तो हम जानते ही हैं, तो हम वहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। बस हमें ये डिफाइन करना है, अंतर करना है कि ये संतूर वादक है, तबला वादक है, डांसर है, सिंगर है या फिर पेंटर है, किस तरह के आर्टिस्ट हैं वो एक बार हम कला संस्कृति के चैप्टर में जब जाते हैं तो हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंद्रधनुष अभियान। तो अभियान ये जो बैंक से रिलेटेड है, काफ़ी पॉपुलर हुआ था इंद्रधनुष अभियान। इसके बाद क्वेश्चन है मेमोरी में संग्रहित डेटा प्रदर्शित करने में आउटपुट डिवाइस का काम हो। जो बेसिकली हमारा जो है कंप्यूटर से भी सारे बेसिक क्वेश्चन थे। बायो अगर हम देखें तो बायो में भी सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड चैप्टर से, जैसे डिजीज से क्वेश्चन है आपका, डिजीज से ही दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम दोनों शिफ्ट की बात कर लें तो दोनों शिफ्ट में जो है आपका बेसिकली ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मिसलेनियस। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट में, 7-7 क्वेश्चन है। मिसलेनियस से भी 7-7 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है बायो वगैरह से 3 क्वेश्चन है अगर हम साइंस का पार्ट देख ले तो। और हम जानते ही हैं कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी कवर करता है और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बायो कवर करता है, या नहीं तो बायो का करंट अफेयर्स करके, या नहीं तो अगर रॉकेट लॉन्चर वगैरह कुछ करते हैं तो वो फिजिक्स में ना आके करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायो कवर करता है और ज्योग्राफी इधर कवर कर रहा है। हिस्ट्री, सिविक्स, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इस तरह से एग्ज़ाम का एनालिसिस करें और ये देखें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका जो है हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिस्ट्री का वहाँ पे कितना ज़्यादा परसेंटेज है जो पूछा जा रहा है। अगर हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है या हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस पूरे 40 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें आप 4 नंबर पे ही अपना पकड़ रखते हैं। साइंस के आप स्टूडेंट हैं नहीं, आप कह दीजिएगा कि साइंस जो है, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो साइंस मेरा थोड़ा वीक है। उसके बाद आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन पूछा कहाँ से, ज्योग्राफी से ज़्यादा जा रहा है। स्टूडेंट आप आर्ट्स में हिस्ट्री के हैं, तो इस तरह से जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, स्पेशली अभी जो हमने ये दोनों शिफ्ट देखा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही पुराना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, कहीं कहीं ज़रा सा टर्न कर दिया गया है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इवन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर पुराने सेट भी आपने 50, 60, 100 सेट लगाए होंगे ना, तो वो स्टूडेंट तो खुश होकर के एग्जामिनेशन हॉल से निकलेगा। इसे हम देख सकते हैं कि अगर हमें आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सेट लगाए होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरा पैटर्न जो है वो रिपीटेड है और क्वेश्चन रेलवे के अकॉर्डिंग ही, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ऊपर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अभी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो, तो वहाँ के क्वेश्चन जो है वो सारे रिपीटेड हैं और इस दोनों शिफ्ट में जो है सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस है जो कि आप एलिजिबल है करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेट तो लगाते हैं लेकिन एग्ज़ाम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने सारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड जितने भी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और हेल्प करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प होगा। आने वाले एग्ज़ाम को आप इस एग्ज़ाम के एनालिसिस से कवर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम एनालिसिस करके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।